हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे और जिनका भी पॉलिटिकल साइंस होगा, तो उनके सिलेबस का फर्स्ट यूनिट जो है ना, उसमें हमें मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को देखे हैं, प्रस्तावना को देखे हैं, यानी भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग ने पहले ही देख लिया है। अब ये जो अगला वीडियो है, मतलब आज का वीडियो जो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मौलिक जो हमारा मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे कि आखिर कब इसको जोड़ा गया। इसमें मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें ये होंगी ना कि आखिर इसको जोड़ा गया तो इसमें क्यों जोड़ा गया, आखिर वजह क्या था, और फिर कुछ इसकी आलोचनाएं होती हैं तो उनको देखेंगे, और आखिर है कौन कौन सी चीज़ें, यानी मूल कर्तव्य हैं कौन कौन सी, उन चीज़ों को देख लेंगे। इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए या देख लेंगे तो आप यकीनन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसको आप कर पाइएगा। ठीक है। दूसरी बातें आपको बता दें कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप होंगे, भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके सिलेबस में भी होगा। ठीक है। तो इसीलिए आप इसको निश्चिंत रूप से देख लीजिए और आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो हम बहुत ही आसान तरीके से बनाए हुए हैं और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले चीज़ें हम लोग देखते हैं कि आखिर मूल कर्तव्य है क्या। और एक जो कि आप कमेंट में करते हैं, जो कि हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, ये एमजेसी हो या एमडीसी हो या एमआईसी, किसी भी रूप में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को लिया है ना, तो उस रूप में आपके सिलेबस में इसका मेंशन है, यानी कि सबों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बिना विलंब किए हम चीज़ों पे हम लोग आते हैं और समझते हैं। तो देखिए मूल कर्तव्य है क्या। पहली चीज ये समझिए, मूल कर्तव्य बच्चों हमने पहले बताया था आपको मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने बताया था, तो वहां पे हम आपको बता रहे थे कि मौलिक अधिकार उसे कहते हैं ना जो कि हमारे संविधान में कुछ हमको अधिकार मिला है, जो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मौलिक अधिकार बोले। और मूल कर्तव्य के बारे में ये होता है ना बच्चों कि हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यानी कि हमारे संविधान में इस चीज़ की चर्चा है कि कौन कौन से काम आपको भारत के नागरिक होने की बदौलत करना चाहिए, तो उन्हीं को हम लोग मूल कर्तव्य कहते हैं। तो आपके अंदर चल रहा होगा सवाल कि क्या सर ये जो पहले हमारा संविधान जब लागू हुआ, यानी कि मेन जो हमारा संविधान था, मान लीजिए ये संविधान जो कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण भारत में लागू हो गया, तो क्या उसी में इसको रखा गया था? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है? तो ये मतलब कि आप सीधा समझिए ना कि हमारा जो मूल संविधान है, मूल का मतलब होता है बच्चों, जो प्रारंभ में जिसको मतलब भारत के लिए बना के जोड़ा गया था, यानी कि उसको लागू किया गया था, उसमें इसकी चर्चा नहीं थी, एक बात जान लीजिए। दूसरी बात कि इसको कब जोड़ा गया, तो मतलब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जब होता है, 42वां, तो ये कब होता है बच्चों, तो ये 1976 में होता है। इसी में इसको जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। 1976 में जो 42वां संशोधन होता है उसी में इसको जोड़ा गया। और आर्टिकल आपको हमने बताया था कि आपने पढ़ा होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक उसकी चर्चा है। तो इसको यानी मूल कर्तव्य को बच्चों आर्टिकल जो है 51 का ए में जोड़ा गया है, यानी कि 51 आर्टिकल 51 का ए में इसको एक नए कानून के रूप में जोड़ दिया गया हमारे संविधान में बाद में, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ उस समय मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज़ें नहीं थी, बाद में इसको जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि भारत में रह रहे लोगों को वही काम करना है जो इसमें बताया गया है, यानी कि उन चीज़ों को पालन करना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है उन बातों का पालन करना चाहिए। इसमें टोटल 11 बातें बताई गई है जिसका पालन हम सभी को करना चाहिए, आपको भी करना होगा, चूंकि आप भी भारत में रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, तो हम सबको करना चाहिए, यही है मूल कर्तव्य, ठीक है। अब चलिए मेन चीज़ें इसकी जो है कब आई, कैसे आई, इन चीज़ों को देख लीजिए, थोड़ा इसका बैकग्राउंड को जोड़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति एगो था, समझे, जो कि 1976 में अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। उसी में बोला गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस समिति कुछ मतलब सिफारिशें थी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की
इसी समिति के अनुशंसा पर यानी कि उसी को बोलते हैं ना सिफारिश पर इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया है, जो कि 1976 में, इस बात को याद रखिएगा। तो पहले देखिए इस समिति की अनुशंसा क्या थी, यानी कि इस समिति ने क्या-क्या सिफारिश दिया। तो इस समिति ने कहा कि भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य को जोड़ना चाहिए, एक बात ये बोला। दूसरा बात बोला कि इसमें 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए। ये देखिए, ये सिफारिश करता था कि 8 ही बात को जोड़िए जो कि भारतीय संविधान में जोड़ दीजिए और सभी लोगों को इसको मानना होगा। कौन बोलता था बच्चों? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसी में, ठीक है? तो उसके बाद इसी में एक बात और बोला गया कि देखिए मूल कर्तव्य जो हमारा है उसमें आयकर को भी जोड़ देना चाहिए कि आपको जो इनकम टैक्स देना है ना, उसको भी हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा जाए। ये भी बात बोला गया। उसके बाद इसमें बोला गया अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित भी करना चाहिए, यानी उसको दंड देना चाहिए। इसकी भी सिफारिश यही कमेटी करता था। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कहा गया यानी किया गया, ठीक है। अब देखिए आखिर कौन-कौन सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई, अब उन चीज़ों को देख लीजिए। तब क्या होता है इसी कमिटी के सिफारिश पर क्या हुआ, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन जब हुआ 1976 में, आप जानते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि संविधान का छोटा रूप, लघु रूप, उसी में इस कमिटी के सिफारिश को मान लिया गया और इसको भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। किसको? मूल कर्तव्य को, ठीक है। इस बात को, इतना चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बैकग्राउंड था। अब देखिए दूसरी बातें आप जो यहाँ पे याद रखने वाली है उसको अब याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उस समय इसमें क्या-क्या चीज़ें थी उसको देखिए। उस समय आयकर देना, मतदान करना आदि नहीं रखा गया था। यानी कि जब इसको जोड़ा गया ना मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में, तो उसमें इसमें ये नहीं बोला गया कि आपको आयकर देना है यानी कि इनकम टैक्स देना है या फिर आपको वोट करना है, ये सब नहीं जोड़ा गया था, ठीक है? उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि आपको दंड दिया जाएगा कि अगर मूल कर्तव्य को आप नहीं अपनाते हैं या नहीं मानते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में उस समय नहीं जोड़ा गया। कब? जब इसको जोड़ा गया था 1976 में, तब। ठीक है। तीसरी बात है, मूल कर्तव्य का मतलब केवल नागरिकों के लिए होगा, यानी मूल मूल कर्तव्य जो है ना उसका पालन करना हमारे भारत में रह रहे लोगों के लिए ही ये दायित्व बना दिया गया कि आप ही को पालन करना, बाकी लोगों के लिए इसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है बच्चों कि मूल कर्तव्य वही पालन करेंगे जो भारतीय हैं, बाकी विदेशी से हमको क्या लेना देना। यही चीजें इसमें कही गई थी, किसमें? जब इसको लागू किया गया, मूल कर्तव्य को लागू किया गया हमारे संविधान में, ठीक है? और जहाँ की सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उसमें क्या बोला गया था कि दंड का प्रावधान करिए, मूल कर्तव्य 8 रखिए, उसमें आयकर को जोड़िए, ये सब वहाँ पे बोला गया। लेकिन जब भारतीय संविधान में इसको जोड़ दिया गया, यानी इसको लागू कर दिया गया ना, तो इन चीज़ों को नहीं रखा गया था पहले, ठीक है? उसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन जो होता है, उसके द्वारा क्या किया गया, 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए जो कि 2002 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। देखिए मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको हमने बताया था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसमें। लेकिन इसमें बहुत चीज़ परिवर्तन हुआ बच्चों, एक बार उसमें संशोधन फिर से हुआ मूल कर्तव्य में। कब हुआ बच्चों? तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें फिर से इसमें संशोधन करके 11 बातों को जोड़ दिया गया। यानी मूल कर्तव्य में टोटल अब कितनी बात हैं? तो 11 बातें हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आप देखिए और समझिए और उसको ध्यान में रखिएगा। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था, ठीक है? बर्मा समिति जो है ना, वो फिर बना, उसके सिफारिश पर मूल कर्तव्य को कानून बनाकर लागू कराया गया। बर्मा समिति की सिफारिश पर। आपसे पूछेगा किस समिति की अनुशंसा पर यानी सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? पहला चीज़ यही पूछेगा। तो आप याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये अनुशंसा यानी 1976 में एक सिफारिश की गई थी कि मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा जाए, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा वर्मा कमेटी एक बना, जिसके बाद ये बोला गया वर्मा कमेटी के द्वारा कि भाई मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा ही नहीं जाए बल्कि उसको कानून भी बना दिया जाए। ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और आपसे यह भी पूछेगा कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान के कैमें भाग में है? तो 4 का ई यानी भाग इसके लिए एक नया बनाया गया, जो कि आप जानते हैं 22 भाग था, तो उसी में एक भाग बनाया गया 4 का ई, यानी कि अलग से भाग नहीं जोड़ा गया। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मूल कर्तव्य को
कोई देखिए सेपरेट नहीं बनाकर जो भाग 4 था ना, उसी का एक अगला पार्ट बना दिया 4 का ए और उसी में इसको जोड़ दिया गया और आर्टिकल 51 के ए में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए कि 33 है और उसका एक इस तरह लिखा रहता ना, तो उसको बोलिएगा सब क्लाउज यानी कि आर्टिकल 33 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 33 का ही भाग है ये 33 का 1 इस तरह अगर ब्रैकेट में रहता कुछ तब। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 33 और ए इस तरह लिखा रहे ना, जो कि अलग से लिखा रहे, तो आप समझ जाइएगा ये उसका पार्ट नहीं है बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ठीक वैसे ही जो हमारा मूल कर्तव्य है, ये मूल संविधान का भाग नहीं था, इसको बाद में हमने जो बता रहे हैं हम पहले से, वही चीज़ को गाँठ मान लीजिए कि 51 का ए जो आर्टिकल 51 का ए है, उसको बाद में जोड़ा गया है बच्चों और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है। तो अब चलिए उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? मूल कर्तव्य आखिर हमारे जो 11 हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो उनको अब मतलब दिमाग में रखना है आपको। जो मेन कांसेप्ट था उसको हमने बता दिया है। अब देखिए मेन जो है कि आपको सबसे पहले अगर भारत के नागरिक हैं या नहीं भी हैं, तो आपको क्या-क्या मानना होगा? मूल कर्तव्य के अंतर्गत बोला गया है, संविधान का पालन करना होगा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। यानी सीधा मतलब है कि भारत का जो संविधान है ना, आप अगर भारत में रह रहे हैं तो उसको मानना होगा, उसमें जो भी नियम कानून है, उसको आपको अपनाना होगा, उसको स्वीकार करना होगा। भारतीय झंडा जो है, राष्ट्रीय ध्वज आप देखते हैं, तिरंगा झंडा, उसका सम्मान करना होगा। उसके अलावा राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, यानी कि जन गण मन, ये सब जो राष्ट्रगान है, फिर आप देखते हैं वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, ये सब अगर बजते हैं कहीं, तो उनका सम्मान करना होगा, यानी कि उसकी अवहेलना नहीं करनी है। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है? दूसरा इसमें बोला गया राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संभोना यानी कि संभालना, यानी कि कहने का मतलब है देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है, चूंकि पॉलिटिकल साइंस का जो लैंग्वेज है ना, वो विधिक लैंग्वेज है यानी कानूनी भाषा है। तो उसको हम देखिए शॉर्टली आपको समझाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था मतलब जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली, आप जानते हैं गांधी जी हुए, फिर आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं या फिर आप देखेंगे ये सरदार जो हैं अजीत सिंह हैं या फिर आप देखिएगा कि भगत सिंह हैं, ये सभी लोगों ने मिलजुल कर भारतीय आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आप जानते हैं। तो इन सभी आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनके उच्च आदर्श मतलब उनकी जो आदर्शवादिता है, उसको आपको भी समझना होगा, उसको अपने हृदय में रखना होगा। यही बात मतलब दूसरा जो इसका प्रोविज़न है, उसमें बोला गया है। तीसरी जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के बारे में कहा गया है। यानी इसमें यही कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हर एक नागरिक की ज़िम्मेदारी है, ये भी इसमें बोला गया है, ठीक है? उसके बाद देखिए देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करने के लिए आपको उतारू होना होगा। यानी कि देखिए मान लीजिए कि अगर भारत पर कोई अटैक कर देता है विदेशी देश, तो अगर वैसी स्थिति में अगर देश को लगे कि आपकी ज़रूरत है, आपको सेना में अगर वो चाहे कि हम आपको भर्ती करना चाहेंगे, तो आपको ले सकती है और आपको इसमें भागीदार होना होगा, यानी कि आपको अपनी योगदान देनी होगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यही हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अगर हमारे देश में अगर हमारी ज़रूरत पड़े, तो हमको सब चीज़ त्याग के अपने देश के लिए खड़ा होना है। तो यह भी बात बोला गया है। 5वाँ इसमें बोला गया है समता एवं भ्रातृत्व बढ़ाना, स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएँ हैं उसको समाप्त करना। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें अपने अपने बीच में समता की भावनाओं को बढ़ाना है, यानी कि कोई भी स्त्री है, पुरुष है, उसमें समानता वाली भाव को रखना है, भ्रातृत्व वाला विचार रखना है, यानी कि हम लोग कोई बड़े-छोटे नहीं हैं, हम लोग सब भाई-भाई हैं, इस बात को रखना है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना है, हम लोग सब एक-दूसरे के भाई हैं, इस बात को ध्यान में रखनी है। दूसरा, महिलाओं के विरुद्ध जो भी ऐसी नीतियाँ हैं या कोई विधि है या भी आप कह सकते हैं कोई भी प्रथा है, जो कि महिलाओं के हित में नहीं है, उसका भी हम लोगों को उसको हम लोग नहीं मानेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यही बात हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में बोला गया है, ठीक है? उसके बाद अगला चीज़ अब देख लेते हैं कि जो मेन है, उसको देखिए। अगला है सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का संरक्षण या रक्षा। आप जानते हैं बच्चों हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही पुराना रहा है
और हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उसको संरक्षित करने की बात कही गई है। हमारे समाज में जो हमारी चीज़ें प्रचलित है, यानी मान लीजिए हमारे समाज में खान-पान सभी समाज का अलग-अलग है। यानी कि आप देखिएगा बंगाल जाइएगा तो वहाँ पे अलग ढंग से लोग खाते-पीते हैं, यानी कि वहाँ के लोग मछली-चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं बिहार के लोग चावल और दाल सब्जी खाना पसंद करते हैं। वहीं दक्षिण भारत के लोग क्या होता है इडली, डोसा ये सब खाना पसंद करते हैं। तो जो हमारे समाज में प्रचलन में है, जो कि हमारा पहनावा-ओढ़ावा हो, जैसे कि पश्चिम बंगाल के लोग देखिएगा महिलाएँ अलग ढंग से कपड़ाएँ पहनती है यानी कि साड़ी वगैरह पहनती है। वहाँ के लोग लुंगी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहीं आप देखिए बिहार के लोग क्या है, बिहार के लोग भी जो जो महिलाएँ जो यहाँ की स्त्रियाँ जो साड़ी पहनती हैं, उसका ढंग अलग है। वहीं दक्षिण भारत के लोग क्या है, वो लोग धोती पहनते हैं, वो लुंगी ना पहनकर। तो हमारा जो प्रचलन है समाज में, उसको हम लोगों को बना के रखना है, यही बात इसमें कहा गया है, ठीक है? तो उसके बाद आ जाइए, प्राकृतिक पर्यावरण वन, झील, वन, झील, नदी, वन्य जीव इन सभी की रक्षा करने की बात की गई है। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारे पर्यावरण के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, नदी है, झील है, वन्य जीव है, ये सबको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। यानी कि उनको हानि नहीं पहुँचाकर उनकी रक्षा करनी है, ये बात भी बोला गया है। हमारे ये मूल कर्तव्य का पार्ट है, ठीक है? उसके बाद देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मानववाद, ज्ञान अर्जन का विकास, ये सभी चीज़ों को हम लोगों को मानना होगा। यानी कि कोई भी चीज़ को हम लोग थ्रोली नहीं मान लेंगे। मान लीजिए अभी कोई आपका दोस्त बोल दे कि अभी रात है और आपको पता है कि दिन है, आप दिन है और आपका दोस्त बोले रात है, तो उसको आप मानिएगा? कभी नहीं मानिएगा क्योंकि वैज्ञानिक रूप से वो सही तो है नहीं। क्योंकि दिन को दिन बोलना होगा और रात को रात बोलना होगा। अगर कोई मित्र आपका बोले कि रात में आपको बोले कि ये तो देखो 12 बजे दिन हो गया है, यानी दोपहर है, अभी धूप है, तो आप मानिएगा? नहीं ना मानिएगा। तो यही चीज़ ये बोलता है कि उस चीज़ को हम लोग मानेंगे जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक नहीं है उसको हम लोगों को नहीं मानना है, ये भी बात बोली गई है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक संपत्ति जो है उसका अवसर की सुरक्षा और हिंसा से दूर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको मतलब प्रोटेक्ट रखना है। यानी कि कहने का मतलब जैसे कि अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सबको हम लोग हिंसा से दूर रखेंगे। यानी कि मतलब वहाँ किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करके उसको बचा के रखना है। वो सार्वजनिक संपत्ति है, किसी एक की नहीं बल्कि सबों की वो संपत्ति है, इसीलिए उसको बचाने की बात कही गई है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास। यानी कि कहने का मतलब इसमें कहा गया है कि हम सभी व्यक्ति को यानी हम हों, आप हों, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकें, ठीक है? तो इसका प्रयास हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक-दूसरे का सहयोग करके कर सकते हैं। तो वही चीज़ बोला गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा आगे बढ़ने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला जो है मौलिक कर्तव्य, उसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। उनको अवसर देना चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर देना चाहिए और उनको शिक्षित करने की बात कही गई है। इसके लिए आप जानते हैं आर्टिकल 21 का ए हम पढ़ाए थे आपको, तो उसमें क्या बोला गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार को ये आदेश दिया गया है या निर्देश दिया गया है कि वो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे और वही चीज़ इसमें भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके गार्जियन हैं और 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके, तो अगर वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो यह भी गलत बात है। यानी उनको पढ़ाना होगा, ये हमारे संविधान में बोला गया है कि ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है? अगर वो 6 से 14 वर्ष का है, कम से कम इतना दिन तो आप ज़रूर पढ़ाइए, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, जितनी चीज़ें हम आपको बता दिए। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप बोलिएगा भाई 11 है। कब इसको जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, जो कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद बोलेगा किस समिति की अनुशंसा पर? तो बोलिएगा स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर। आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए ये कानून कब बना? तो बोलिएगा वर्मा कमेटी के द्वारा जब इसमें बताया गया कि इसको कानून बना देना चाहिए तब ये बना। उसके बाद बोलेगा कि अगर बताइए कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो है इसमें फिर एक बार संशोधन कब हुआ था? तो आपको हमने बताया था 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया गया और 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। देखिए इतनी चीज़ें तो अब हो गई आपके पूरे मूल कर्तव्य से संबंधित, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना का मतलब होता है ना इसका क्रिटिसिज़्म भी किया जाता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसका
मतलब आलोचना किया है, तो उनको देख लीजिए, वो स्टेटमेंट याद रखिएगा, चूँकि आपसे कभी-कभी वैसे भी सवाल पूछे जाएँगे। तो देखिए, इसकी आलोचना किन-किन बिंदुओं पर की गई है ना, तो पहले उन चीज़ों को देखिए। तो इसकी आलोचना सबसे पहले इस बिंदु पर की गई ना कि मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ तो की दिया गया, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य को नहीं मानता है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है या कोई ऐसा बात नहीं कहा गया है, जिससे कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आपको हमने पढ़ाया भी नहीं, कि जिससे ये बात पता चले कि कोई व्यक्ति अगर मूल कर्तव्य को नहीं मानता है तो उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है? तो पहली बात तो इसी पर आलोचना होती है कि इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए विद्वान लोग इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा, मूल कर्तव्य पूर्ण नहीं है, इसमें आयकर, मतदान और परिवार नियोजन को नहीं रखा गया है, ठीक है? जो होना चाहिए था लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? इसीलिए इसको इसकी आलोचना होती है। फिर तीसरा जो बिंदु है कि अस्पष्ट नहीं है, बहुअर्थी है, आर्थी लिखा गया है, गलत लिखा गया है, अर्थी। तो अस्पष्ट नहीं है और मूल कर्तव्य जो है ना, वो बहुअर्थी है, इसीलिए इसको क्या है, इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है? इतनी चीज़ें अगर आलोचना में आप लिख दीजिएगा तो बहुत है। यानी कि इसके पहले कंसेप्ट को बता दीजिएगा, कब लिया गया, उनके ऊपर चर्चा कर दीजिएगा और जो मूल कर्तव्य हैं उनको बताइएगा और उसमें फिर बता दीजिएगा, इसकी आलोचना ज़रूर कर दीजिएगा। 3 बिंदुओं पर आलोचना आपको करनी है कि मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर दंड की प्रावधान नहीं है, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। दूसरा आलोचना इसलिए होता है कि इसमें आयकर और मतदान और परिवार नियोजन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तीसरा आलोचना ये होता है कि ये स्पष्ट नहीं है और बहुअर्थी है, यानी कि बहुत से इसके अर्थ निकलते हैं, इसीलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। इतना अगर लिख दीजिएगा ना बच्चों, तो ये बहुत ही बढ़िया आपका आंसर होगा और आपको बेहतरीन नंबर भी मिलेगा, ठीक है? तो हमने प्रयास किया है कि मूल कर्तव्य को आपको जितना अच्छे तरीके से हो सके, उतने अच्छे तरीके से समझाने का, बताने का और उसके सारे आयाम को आपके सामने रख देने का। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा न, तो आपसे क्वेश्चन जो होगा, वो इस तरह हो सकता है कि मूल कर्तव्य के बारे में आप बताइए, यानी भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की चर्चा करें। ये आपसे सवाल होगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की चर्चा करें। संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की चर्चा करें। ये आपसे सवाल बन सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और इसको पूरा बना लीजिएगा और इस तरह से क्या होता है, ये आपका पूरा यूनिट खत्म हो गया, ठीक है? अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप ज़रूर इसका उत्तर लिखिएगा। या तो बोलेगा कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की का वर्णन करें। आपसे बोलेगा कि भारतीय संविधान में वर्णित हमारे लिए जो मूल कर्तव्य हैं, उसकी चर्चा करें। या आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन जो भी पूछेगा, इसी तरह का पूछेगा और आपको यही चीज़ पूरा लिखना है। पूरा इंट्रोडक्शन से लेके आपको जो भी हमने बताया और आलोचना तक लिख दीजिएगा, तो आपका पूरा का पूरा आंसर तैयार हो जाएगा और इतना लिख दीजिएगा तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखनी भी नहीं है, चूँकि ये शॉर्ट ही क्वेश्चन आएगा, इसमें लॉन्ग होगा भी नहीं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। दूसरी चीज़ें, आपका यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का। अब हम लोग जो है अगले यूनिट पे जाएँगे, इससे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए जो पॉलिटिकल साइंस का आएगा ना, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ अब हम लोग धीरे-धीरे इन चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आपको यही करना है कि आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। अब इसके हम पीडीएफ को डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से टेलीग्राम से आप इन पीडीएफ को ले लीजिएगा और फ्री नोट्स है, हैंड रिटेन है, आप पूरा उसको पढ़ लीजिएगा थ्रोली। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं, उसी से रिलेटेड बातों को वहाँ पे लिख के हम डाल देंगे। आप उसको ले लेंगे, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको फिर कहीं इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।